उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में पढ़ रहे थे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग का आज है लेक्चर नंबर 17 और आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट थ्योरी जिसका नाम है MOT। MOT मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है इस चैप्टर का। इस टॉपिक से लगभग हर साल क्वेश्चंस आते हैं नीट में और मेंस में भी। ठीक है। तो जरा समझते हैं कि MOT थ्योरी मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी हम कब यूज़ करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो ये समझेंगे कि हम MOT थ्योरी कब यूज़ करेंगे। तो याद करो, इससे पहले हमने एक थ्योरी पढ़ा था जिसका नाम था VBT। क्या था? VBT, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल था? याद करो, डायटोमिक स्पीशीज के लिए। किसके लिए एप्लीकेबल था? एप्लीकेबल फॉर डायटोमिक स्पीशीज। ठीक है। दूसरा हम कब यूज कर रहे थे VBT का? टू कंपेयर सिग्मा टू सिग्मा और पाई टू पाई। सिग्मा को सिग्मा से और पाई को पाई से कंपेरिजन करने के लिए हम क्या यूज करते थे? VBT। उसी तरह अपने पास है MOT। क्या है? MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसको कब एप्लीकेबल, ये भी कब एप्लीकेबल होता है? एप्लीकेबल फॉर डायटोमिक स्पीशीज। ठीक है। दूसरी बात कब यूज करना है? यूज्ड टू कंपेयर सिग्मा टू मल्टीपल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो जब आप सिग्मा बॉन्ड का कंपैरिजन डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से करेंगे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? MOT। क्या आना चाहिए? MOT। बात समझ में आ रही है? ठीक है। VBT का यूज करते थे सिग्मा को सिग्मा से कंपैरिजन करने के लिए और पाई को पाई से कंपैरिजन करने के लिए। MOT का यूज करेंगे हम सिग्मा को डबल बॉन्ड से कंपैरिजन, जब सिग्मा का कंपैरिजन डबल बॉन्ड से होगा या जब सिग्मा का कंपैरिजन ट्रिपल बॉन्ड से होगा तो हमारे दिमाग में कौन सा थ्योरी आना चाहिए? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एप्लीकेबल फॉर डायटोमिक स्पीशीज, लेकिन ये 100% ट्रू नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पॉलीएटॉमिक स्पीशीज के लिए भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में है एक बोलते ना बहुत बड़ा पार्ट है, उस पार्ट में से छोटा सा पार्ट हमें पढ़ना है MOT। तो जो हमारे सिलेबस में है वो है हमारे किसके लिए एप्लीकेबल होगा? डायटोमिक स्पीशीज। किसके लिए एप्लीकेबल होगा? डायटोमिक स्पीशीज के लिए। हम इसका यूज पॉलीएटॉमिक के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं इसी पे बात करूंगा डायटोमिक स्पीशीज के लिए। ठीक है। और ये कहां तक वैलिड होगा? फॉर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20। जब किसी भी मॉलिक्यूल में 20 तक इलेक्ट्रॉन आ जाए, क्या आ जाए? 20 तक इलेक्ट्रॉन, और वो डायटोमिक हो। कैसा हो? कोई मॉलिक्यूल दे दे आपको, उस मॉलिक्यूल में 20 इलेक्ट्रॉन हो और वो डायटोमिक स्पीशीज हो, तो आपके दिमाग में कौन सा थ्योरी आना चाहिए? MOT। क्या आना चाहिए? MOT। क्या आना चाहिए? MOT। ठीक है। अब सवाल उठता है कि नीड ऑफ MOT, जरूरत क्यों पड़ी? नीड ऑफ MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की हमें जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है। तो जरा इसको समझते हैं एक एग्जांपल के माध्यम से। जैसे एग्जांपल जैसे O2 है। क्या है? O2 में एक ऑक्सीजन 8 पे आता है, कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p4। आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन कितना है? 2s और ये क्या है? 2p4 है ना। ये 2s है, ये क्या है? 2p है। s में कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। p में 4, 1 2 3 और 1 4। O2 है तो एक ऑक्सीजन ऐसा ही होगा, उसमें भी क्या होगा? 2s होगा, उसमें भी क्या होगा? 2p होगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया। 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो मैं इसको ऐसे भर देता हूँ 1 2 3 4। आप स्पिन पे मत जाना। ठीक है। अब ये अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। किसने बोला था? VBT ने। VBT क्या बोला था? ये जो भी मैंने काम किया किसके अकॉर्डिंग किया? अकॉर्डिंग टू VBT। तो VBT क्या बोला था? बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलती थी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग के लिए क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड। और आपको पता है एक अनपेयर्ड यहाँ, एक अनपेयर्ड यहाँ, ये पेयर हो जाएंगे, और ऑक्सीजन के बीच में क्या बनता है? डबल बॉन्ड। ठीक है। तो कोई पूछे O2 कैसा है? तो डायमैग्नेटिक, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन किस में हो गए? पेयर में। कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, तो ये कैसा हो गया? डायमैग्नेटिक। कैसा हो गया?
डायामैग्नेटिक। ठीक है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बीवीटी, अकॉर्डिंग टू जब बीवीटी हम बात करते हैं तो O2 जो होता है वो कैसा होता है, डाया एटॉमिक स्पीसीज। कैसा, सॉरी, डायाटॉमिक स्पीसीज कैसा होता है, डाया एटॉमिक। ठीक है, ठीक है। लेकिन इन एक्चुअल, क्या इन एक्चुअल ये देखा गया, ये सब इधर चल रहा है, इन एक्चुअल जो O2 होता है वो मिलता है पैरामैग्नेटिक। क्या होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ठीक है। अगर हम बीवीटी थ्योरी के हिसाब से बात करें तो O2 कैसा होता है भाई, डायामैग्नेटिक। लेकिन एक्चुअल में O2 होता कैसा है, पैरामैग्नेटिक। कैसा स्पीसीज होता है, पैरामैग्नेटिक स्पीसीज होता है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी क्या कर जाती है, फेल कर जाती है। बीवीटी थ्योरी क्या होती है, फेल हो जाती है। तो O2 को पैरामैग्नेटिक बताने के लिए एक हमें नई थ्योरी की जरूरत पड़ती है जिसका नाम पड़ता है MOT, जिसका नाम पड़ता है MOT। MOT मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अगर हम बीवीटी के हिसाब से बात करें तो O2 डायमैग्नेटिक होता है, लेकिन इन एक्चुअल जो O2 होता है वो कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। तो O2 के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को शो करने के लिए एक हमें नई थ्योरी की जरूरत पड़ी जिसका नाम क्या हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात समझ में आई? तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं MOT पे। ये समझ में आया कि MOT कब यूज करना है, पहली बात। दूसरी बात, MOT की जरूरत क्यों पड़ी, है ना। तो MOT की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि MOT की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि O2 जो होता है ना, अगर हम अकॉर्डिंग टू बात करें बीवीटी तो डायमैग्नेटिक होता है, जबकि इन एक्चुअल O2 कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई? नेक्स्ट आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर मतलब जैसे मान लो कोई स्पीसीज है, किसी स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5, तो ये 2.5 कैसा है वो बीवीटी आपको नहीं बता पाएगा। यहाँ पे बीवीटी क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, फेल। ठीक है, ठीक है। तीसरा इसका ड्रॉबैक है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन, इट कैन नॉट explain, it cannot explain bonding in species like H2 plus O2 प्लस एक्सेट्रा। इन सब में बॉन्डिंग कैसे हुई वो बीवीटी आपको बता नहीं पाएगा। तो बीवीटी की जो कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक हमें नई थ्योरी की जरूरत पड़ी। उस थ्योरी का नाम क्या पड़ा, उस थ्योरी का नाम पड़ा हमारा MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बात समझ में आई? नोट करिए। अब MOT क्या कहता है उस पर हम बात करते हैं, लेकिन इससे पहले बीवीटी की ड्रॉबैक नोट कर लीजिए। कर लिया नोट? कर लिया, ठीक है, ठीक है। मिटा दो, मिटा दीजिए। नेक्स्ट अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू MOT। अकॉर्डिंग टू MOT, अकॉर्डिंग टू MOT। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिंपल सी बात कहती है कि अगर आपके पास दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं। मान लेते हैं एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, AO मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल, और एक दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल है। टोटल कितने एटॉमिक ऑर्बिटल हो गए, दो एटॉमिक ऑर्बिटल। तो MOT बोलती है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने ही क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, तो जो मिलकर बनाएगा वो क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब ये इन दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, इन दो में एक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा, जो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी कम होगी। क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी, एनर्जी कम होगी। किससे कम होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल से। एक एटॉमिक ऑर्बिटल, एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों कंबाइन हुए, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने। दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी कम होगी, जबकि दूसरे की जो एक और बच गया उसकी उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी, क्या होगी, एनर्जी वो होगी ज़्यादा। क्या होगी, ज़्यादा। किससे ज़्यादा होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होगी, ज़्यादा। जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है उसको बोलते हैं BMO। क्या बोलते हैं, BMO। BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। और दूसरा जो जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, एटॉमिक ऑर्बिटल से जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसको बोलते हैं ABMO।
ABO मतलब एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आई। तो पहला बात क्या कहता है कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइंड इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आई। तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होते हैं उतने क्या बनते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। अगर एक एटॉमिक ऑर्बिटल दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होगा तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। और दो में से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी कम होगी तो इसको बोलेंगे BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसकी एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी ज़्यादा होगी उसको बोलेंगे ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आई। ठीक है। जरा इसको डिटेल में समझते हैं। जैसे मान लो अपने पास दो एटम है, एक एटम A है और एक एटम B है, दोनों कंबाइन हुए, एक इन्होंने मॉलिक्यूल बनाया AB। क्या बनाया, मॉलिक्यूल बनाया AB। ठीक है। अब मान लेते हैं जब ये मॉलिक्यूल बना, क्या बना, मॉलिक्यूल बना। ठीक है। तो मान लेते हैं एटम A का 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया, एटम B का 1s ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया। एटम A का 1s, एटम 1 का s। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, है ना। दोनों का नाम क्या होगा, 1s और 1s। ठीक है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दोनों का नाम क्या होगा, 1s। ठीक है। एक की एनर्जी कम होगी, दूसरे की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब याद करो SS, जब SS की ओवरलैपिंग होती है तो कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। याद करो क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो जब 1s कंबाइन होगा तो एक बनेगा सिग्मा 1s और दूसरा क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s। क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s। जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी कम होगी उसको क्या बोलेंगे, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जिस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी ज़्यादा होगी उसको क्या बोलेंगे, ABMO, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिग्मा और पाई, जबकि एंटी बॉन्डिंग के लिए क्या यूज़ करेंगे, सिग्मा स्टार और पाई स्टार। ठीक है। उसी तरह दो एटम है अपने पास A और B, 1s कंबाइन हुआ तो 1s, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हुआ तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, एक का नाम सिग्मा 1s, दूसरे का नाम सिग्मा स्टार 1s। सिग्मा 1s की एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी कम है तो इसको BMO बोल दिया। सिग्मा स्टार 1s की एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी ज़्यादा है तो इसको ABMO बोल दिया। बात समझ में आई। दूसरी बात, अब इसका लेते हैं 2s और इसका लेते हैं 2s। तो दो एटॉमिक, एक 2s, दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बनेगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसका भी नाम क्या होगा, 2s और 2s, है ना, है। लेकिन SS की ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा। SS की ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा स्टार। एक को क्या बोलेंगे, सिग्मा, दूसरे क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार। सिग्मा क्या, अभी देखो सिग्मा 2s, इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा स्टार 2s। जिसकी ये एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ये भी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी इनके एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है तो इसको क्या बोलेंगे, BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको क्या बोलेंगे, ABMO। क्या बोलेंगे, ABMO। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। इसी तरह तीसरा, अब SS हो गया, S हो गया। अब बात करते हैं P की। तो इसका मान लेते हैं P। अब P में 3 डब्बे होते हैं, PX, PY और PZ। ठीक है। तो नेक्स्ट तीसरा है अपने पास, इसको इधर लिख लेना। जैसे मान लेते हैं 2PZ और 2PZ, ये कंबाइन होता है। हमने इंटर न्यूक्लियर एक्सिस माना Z। क्या माना, Z। तो याद करो मैंने आपको एक चीज़ बताया था कि SS की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनता है, बात सही है। PP की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पाई बॉन्ड भी बन सकता है, क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z है और ये भी Z, ये भी Z। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये जब दोनों कंबाइन होंगे तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, नाम क्या होगा, 2PZ और ये क्या होगा, 2PZ। लेकिन इंटर न्यूक्लियर एक्सिस Z है, ये Z और Z क्या बनाते हैं, सिग्मा, ये क्या बनेगा, सिग्मा स्टार। बात समझ में आई। उसी तरह अपने पास 2PX हो गया और ये 2PX हो गया। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, दोनों का नाम क्या होगा, 2PX और इसका भी नाम क्या होगा,
2px, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है और ये दोनों x x है, तो जो p वाला होता है वो सिग्मा भी बना सकता है, पाई भी बना सकता है। सिग्मा तब बनाता है जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो, तो वो तो सिग्मा बनाते हैं, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलावा जो दूसरा हो वो क्या बनाता है, पाई। तो px क्या बनेगा, पाई। तो एक बोलेंगे पाई 2px, इसको क्या बोलेंगे, पाई स्टार 2px। क्या बोलेंगे, पाई स्टार 2px। ठीक है, ठीक है। उसी तरह क्या बच गया अपने पास, 2py और ये प्लस 2py। एक मिनट को कैमरे में आ रहा है, इधर तो आ ही रहा है। ठीक है, एक काम करो, इसको मैं इधर बना देता हूँ। ठीक है, इधर अपने पास क्या है, इधर बना देता हूँ। एक क्या है 2py और एक क्या है 2py। ठीक है, ठीक है। तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, है ना, बिल्कुल। कौन सा बनेगा, 2py और 2py ही बनेगा, लेकिन एक का नाम पाई 2py और एक का नाम पाई स्टार 2py। ठीक है, ठीक है। तो जो नीचे वाले हैं वो कौन है, BMO। BMO मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कौन है, ABMO, एंटी बॉन्डिंग। ये कौन है, BMO, ये ABMO। ये कौन है, BMO और ये कौन है, ABMO। बात समझ में आई। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि जो पाई 2px बना, पाई 2px कहाँ गया, पाई 2px और पाई 2py, पाई 2px, इसकी एनर्जी लगभग बराबर होती है पाई 2py। उसी तरह पाई स्टार 2px ये बराबर होता है पाई स्टार 2py और ये कहलाते हैं डीजनरेटेड। ये दोनों ऑर्बिटल कैसे कहलाएंगे, ये डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स है, ये भी क्या है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। याद है, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी लेवल सेम होती है, सो क्या बोलते हैं, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। तो ये क्या कहलाते हैं, डीजनरेटेड, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। ये भी क्या कहलाएंगे, डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स। बात समझ में आई। तो आप कॉपी में ऐसे सीक्वेंस लिखना, मेरे पास जगह नहीं था, मैंने इसलिए ऐसे लिख दिया, लेकिन आप लाइन से लिखना। ठीक है, ठीक है, नोट करो इसको, आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, आया समझ में, आया। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अब देख हमने क्या सीखा, अब तो सीखा कि जो BMO की होती है, BMO बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी कम होती है। अगर एनर्जी कम होती है मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा। सेकंड पर सीखा ABMO, ABMO इसकी एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा, तो इसका मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, कम। BMO की पहचान क्या होती है, सिग्मा और पाई, इसमें क्या देगा, स्टार लग जाएगा, क्या लग जाएगा, स्टार। अब हमने ये सीखा कि BMO की एनर्जी कम होती है जबकि ABMO की एनर्जी ज़्यादा होती है। सवाल उठता है क्यों, है ना, क्यों BMO की एनर्जी कम होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है जबकि ABMO की एनर्जी ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम होती है। तो जरा इस चीज़ को अब हम समझते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझने के लिए अपने पास वही दो एटम लेते हैं। क्योंकि ये डायटोमिक है। याद करो, MO2 मेनली किसके लिए एप्लीकेबल होता है, डायटोमिक स्पीसीज के लिए, है ना, है। तो अपने पास दो एटम है। ठीक है, एक एटम A है और एक एटम मान लेते हैं B है। अब एटम है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल होगा। एटम भी है तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल। एटम बी के अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा। ये एटम ए का न्यूक्लियस मान लो, है ना। ये एटम क्या है अपने पास, बी एटम है, ये न्यूक्लियस इसका, ये न्यूक्लियस हो गया और ये क्या हो गया इसका न्यूक्लियस। ये एटम ए है और ये एटम बी है। ठीक है, ठीक है। अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे, बिल्कुल होंगे। अब इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, याद करो, सेकंड चैप्टर में पढ़ा था एटॉमिक स्ट्रक्चर में। इलेक्ट्रॉन जो होता है ड्यूल नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर भी और वेव नेचर भी। ठीक है, ठीक है। तो उसको दिखा रहा हूँ साई ए का मतलब वेव फंक्शन। याद करो, सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा आपने, वेव फंक्शन क्या बोलते हैं, वेव फंक्शन ऑफ एटम ए, उसी तरह से क्या बोलेंगे, साई बी का मतलब क्या है इसका, वेव फंक्शन ऑफ एटम बी। एटम बी का क्या है, वेव फंक्शन। क्योंकि एटम ए में इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, वेव की तरफ बिहेव शो करता है, तो ये आ गया इसका वेव। कोई दिक्कत नहीं। वैसे ही एटम बी है, ये वेव नेचर होता है, तो इसका बी। अब जब ये दोनों कंबाइन होंगे, कंबाइन कैसे होंगे, देखो वेव पढ़ा होगा आपने सेकंड चैप्टर में, ऊपर वाले को क्रिस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को ट्रफ बोलते हैं। तो देखो ये दोनों का क्रिस्ट है, ये क्रिस्ट, ये भी क्या है, क्रिस्ट, है ना। तो इसका ये एटम ए का है तो साई ए बोल देता हूँ, ये एटम बी का है उसका बोलता हूँ साई बी, क्योंकि दोनों का सेम फेज है, क्या है,
सेम फेज, अगर दोनों का सेम फेज है तो एक कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस दिखाते हैं। CI मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। तो ये दोनों जब मिलेंगे जुड़ेंगे तो इनका जो नेट बनेगा, क्या नेट, दोनों जुड़ जाएगा, और ये जो इनका एम्पलीट्यूड, ये जो गैप होता है, ये गैप, इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। और इसको क्या, ये क्या होता है, एम्पलीट्यूड। तो दोनों जुड़ रहे हैं, दोनों वेव क्या हो रहा है, जुड़ रहे हैं। क्यों जुड़ रहे हैं, क्योंकि दोनों का सेम फेज है। क्या है, सेम फेज। और सेम फेज होता है तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तो दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का एम्पलीट्यूड क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जिसका साइनेट आएगा, साइनेट आएगा, वो क्या आएगा, साई ए प्लस साई बी, है ना। जहां साई ए का मतलब क्या है, वेव फंक्शन ऑफ एटम ए, और साई बी का मतलब क्या है, वेव फंक्शन ऑफ एटम बी। उसी तरह अगर इन दोनों एटम में डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ, अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस कैसे होगा, देखो अपने पास एक एटम ए है, ठीक है, और ये क्रिस्ट और ये ट्रफ, ठीक है, ये एटम ए है। उसी तरह अपने पास ये क्या है, एटम बी। तो देखो ये एटम क्या है, बी, है ना, बिल्कुल। अब जब दोनों को जोड़ोगे तो देखो ये क्रिस्ट है तो इसका पहले ट्रफ आ रहा है, तो दोनों में क्या हो रहा है, सेम फेज नहीं है, मतलब ये डिस्ट्रक्ट, सेम फेज नहीं है, सेम फेज नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस में इनका जो नेट बनेगा, क्या ये दोनों जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं। तो इन दोनों का नेट कुछ इस तरह से बन जाएगा। आया समझ में, आया। तो ये आ गया साइनेट, इनका साइनेट क्या होगा, साई ए माइनस साई बी, मतलब वेव फंक्शन ऑफ ए माइनस वेव फंक्शन ऑफ बी। बात समझ में आई। तो इसमें दोनों का एडिशन नहीं होगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, जबकि इस केस में दोनों का क्या होगा, एडिशन। ठीक है, ठीक है। तो अपने पास क्या था, दो एटम थे, दो एटम, दो एटम की न्यूक्लियस हो गए। अब इन दो, इस केस में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हो रहा है तो ये दोनों जुड़ रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या इस दोनों न्यूक्लियस के बीच में है। ये कौन है, BMO, क्या है, BMO, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब BMO केस है ना, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी न्यूक्लियस के बीच में आ जाएगा, लेकिन जब ABMO है, क्या है, ABMO, तो देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पर बीच में नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो देखो न्यूक्लियस के सामने क्या है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस कैसा आता है, पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें क्या होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा, रिपल्सन ज़्यादा होगा। इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी, रिपल्सन हुआ तो एनर्जी ज़्यादा, इसका मतलब स्टेबिलिटी क्या होगा, स्टेबिलिटी इसकी क्या होगी, कम होगी। लेकिन इस केस में देखो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में है, क्योंकि इन दोनों में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन, इसमें अट्रैक्शन होगा, क्या होगा, अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज, और स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। एनर्जी रिलीज होगी, मतलब एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी क्या होगा, इनका कम। अरे अट्रैक्शन हो रहा है, अट्रैक्शन होता है, एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज होगी तो मतलब इनकी एनर्जी क्या है, कम, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। जबकि इसमें एनर्जी क्या है, ज़्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या है, कम। इसमें एनर्जी कम है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा। इसी वजह से, क्योंकि बॉन्डिंग में BMO में कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है, इसलिए इसकी कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होने की वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाती है और इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है। जबकि ABMO में क्या, ये कौन सा केस है, ABMO, और ये कौन सा केस है, BMO। तो ABMO में क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होने की वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, जबकि स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, आगे बढ़ते हैं। आया समझ में, अरे बोलो, आया, आया। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। आगे क्या बात करना है, जरा इसको समझते हैं। अपने पास क्या है, एक एटम A है और एक एटम B है ना। दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा जिसका नाम क्या होगा, AB। बात सही है, बात सही है। अभी तक आपने देखा एटम A के वेव फंक्शन को साई A बोल रहा था, एटम B के वेव फंक्शन को साई B बोल रहा था, है ना, है। अगर साई A मतलब ये दोनों का क्रिस्ट होगा, है ना, दोनों का क्या होगा, क्रिस्ट, तो दोनों क्या आएंगे, सेम फेज में, देखो, है ना। तो ये क्या होगा, दोनों जब जुड़ेंगे तो जो नेट रिजल्टेंट मिलेगा वो क्या होगा, अपने पास
बढ़ जाएगा, है ना, बिल्कुल। ये क्या हो जाएगा, इनका एम्पलीट्यूड जो होगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो ये साई ए था और ये क्या था, साई बी था, और ये जो साई नेट मिल रहा था आपको, ये क्या होगा, साई ए प्लस साई बी। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अगर इन्हीं के बीच में डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ, क्या हुआ, डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, साई ए, ये क्या हो गया, साई बी। अब इन दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होगा तो ये क्या होगा, नेट घट जाएगा। और ये साई नेट कितना आता है, साई नेट ये आता है साई ए माइनस का साई बी। बात समझ में आई, ये हमने डिस्कस किया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। अब जरा समझते हैं, जो ये एक्सिस है, ये एक्सिस, एक्सिस के जो ऊपर है वो होते हैं इसको प्लस से दिखाते हैं, और जो एक्सिस के नीचे होते हैं उसको माइनस। तो ये प्लस, ऊपर प्लस माइनस, ऊपर प्लस ये माइनस, ऊपर प्लस ये माइनस, नीचे माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो अपने पास एटम ए है, एटम ए का 1s ले रहा हूँ, क्या ले रहा हूँ, 1s, ठीक है। तो एटम ए है, एटम ए का ये न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। तो जो ऊपर वाला होगा उसको प्लस ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ये ले 1s। और वैसे ही एटम बी है, एटम बी का भी न्यूक्लियस और इसका भी मैं प्लस ले रहा हूँ, प्लस प्लस क्या ले रहा हूँ, इसका भी प्लस और इसका भी क्या ले रहा हूँ, प्लस। प्लस प्लस का मतलब क्या है कि सेम फेज में है, दोनों साइड देखो ना, प्लस प्लस क्या लिखा है, प्लस प्लस। इसका मतलब क्या है, इसका एटम ए है, ये एटम क्या है, बी। एटम ए का मैंने 1s लिया, एटम बी का हमने 1s लिया, एटम ए के न्यूक्लियस, एटम बी का न्यूक्लियस, और दोनों में मैंने प्लस प्लस लिया, मतलब इन दोनों का प्लस प्लस लिया। इसका मतलब क्या है, सेम फेज, क्या है, सेम फेज, है ना, आ रहा समझ में, आ रहा है। अगर सेम फेज है तो सेम फेज में क्या होता है, देखो दोनों का जब फेज सेम होता है, ऊपर क्रिस्ट इसका भी क्रिस्ट, तो सेम फेज में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। जबकि देखो ये क्रिस्ट है, ये क्या है, ट्रफ है, तो क्रिस्ट के सामने क्या है, ट्रफ, तो क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो सेम फेज है तो इसमें क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जब ये दोनों जुड़ेंगे तो ये दोनों जुड़ के कुछ ऐसे दिखते हैं। बात समझ में आई, ये एटम ए का न्यूक्लियस और ये एटम बी का न्यूक्लियस, समझ में आया। ये इसका प्लस, ये इसका प्लस, प्लस साइन दिखा रहा है, प्लस प्लस साइन दिखा रहा है फेज। अगर यहाँ प्लस प्लस है तो सेम फेज, माइनस माइनस भी होगा तो सेम फेज, प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, डिफरेंट फेज, उसमें क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बात समझ में आ रही है, आ रही है। तो 1s 1s, तो ये क्या बनेगा, ss, ये भी बनेगा 1s, और ss की ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा 1s, तो क्या बनेगा, सिग्मा 1s। बात समझ में आई। अब देखो इसमें सवाल क्या आता है, सवाल ये पूछता है कि इसे बता नोडल प्लेन, नोडल प्लेन, नोडल प्लेन मतलब ये जो न्यूक्लियस है, क्या न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि जुड़ रहा था, अभी कुछ देर पहले समझाया मैंने। तो इसमें नोडल प्लेन कितना होगा, 0। अगर न्यूक्लियस के बीच में, याद है नोडल प्लेन आपने पढ़ा हुआ एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, ठीक है, तो वहाँ आपको रिकैप होगा नोडल प्लेन क्या होता है। दूसरा चीज, ये जैसे 1s की बात की, उसी तरह हम ए बन गया। अब इन दोनों का कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्टिव सेम फेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ, दोनों जुड़ गए। अब इन्हीं दोनों का लेते हैं, अपने पास एटम ए है ना, ये इसका न्यूक्लियस, एटम ए है, इसका न्यूक्लियस इस पे पॉजिटिव, ये 1s है, और ये न्यूक्लियस इस पर नेगेटिव है। तो इस साइन देखो, ये प्लस के सामने क्या है, माइनस, ये भी क्या है अपने पास 1s है, क्या है 1s। तो इसका मतलब डिफरेंट फेज, डिफरेंट फेज। अगर डिफरेंट फेज है तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब ये जुड़ेंगे नहीं, इस पर ये जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो है कुछ ऐसा बनता है, कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, ठीक है। बात समझ में आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एटम ए का न्यूक्लियस, एटम बी का न्यूक्लियस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये दोनों जुड़ गए थे, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था, लेकिन ये दोनों अलग अलग हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है। तो इसमें एक नोडल, कोई पूछे नोडल प्लेन, नोडल प्लेन कितना है इसमें, 1, कितना है, 1, समझ में आया, ये नोडल प्लेन। बात समझ में आई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। वैसे ही 1s की बात कर ली, अब हम बात करते हैं 2s की। तो ये एटम ए है, उसका न्यूक्लियस, ये एटम बी है, उसका न्यूक्लियस, ठीक है, ठीक है। यहाँ ले लिया पॉजिटिव, यहाँ ले लिया पॉजिटिव, और ये क्या है 2s, इसका नाम क्या होगा, सिग्मा स्टार 1s, 1s 1s, ये भी 1s 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 बनाएगा, लेकिन इसमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या बनेगा, सिग्मा स्टार, क्या बनेगा, सिग्मा स्टार। बात समझ में आई। वही एटम ए है, एटम बी है, इसका 2s लिया, एटम बी का भी 2s लिया, सामने प्लस प्लस है, सेम फेज, क्या आ गया, सेम
फेज, अगर सेम फेज आ गया तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जुड़ने के बाद कुछ ऐसे दिखेंगे, ये इनका न्यूक्लियस, ये इनका न्यूक्लियस और एक पॉजिटिव पॉजिटिव। बात समझ में आई। 2s जुड़ेगा तो क्या मिलेगा, 2s, और ss के ओवरलैपिंग से क्या मिलता है, सिग्मा, तो क्या होगा सिग्मा 2s। कोई पूछे इसमें नोडल प्लेन बताओ, नोडल प्लेन, तो नोडल प्लेन कितना होगा, 0। उसी तरह ये अपने पास क्या है, न्यूक्लियस, ये प्लस, ये क्या है न्यूक्लियस, ये प्लस, ठीक है, दोनों कंबाइन हो रहे हैं। अब देखो ये क्या हो गया 2s, और यहाँ पे ले लिया अपने माइनस, क्या ले लिया माइनस, और ये है 2s, तो प्लस के सामने क्या लिखा है माइनस, मतलब सेम फेज नहीं है, सेम फेज नहीं, तो क्या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होगा, वही ये कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं। आ रहा समझ में, ये न्यूक्लियस, ये प्लस, ये क्या होगा माइनस, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या बनेगा 2s से 2s, तो ये क्या बनेगा 2s, लेकिन डिस्ट्रक्टिव हो रहा है तो सिग्मा स्टार 2s, एस के ओवरलैपिंग से स्टार बनता है, सिग्मा बनता है ना, सिग्मा स्टार 2s। इसमें कोई पूछे नोडल प्लेन है ना, तो कितना होगा 1, ये नोडल प्लेन। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको नोट करो, इसको मैं मिटाऊंगा, नोट कर लो पहले, कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में, आया, अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मिटा दीजिए, ये तो मिटा देता है। आगे की चीज समझो, ये तो हो गया 2s, ठीक है। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या बना था, याद करो, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या बना था हमने, z, क्या बना था z, ठीक है। तब हम बात करते हैं 2pz। तो याद करो p कैसा होता है, डंबल, तो ये डंबल बन गया, ठीक है। थोड़ा डंबल अच्छे से बनाने दो, सही तो बना था। ये बन गया क्या 2pz, और एक और क्या बनाओगे 2pz, है ना, एक प्लस एक माइनस, है ना, आ रहा समझ में, आ रहा है। तो यह एक काम करो, इसको माइनस रख लो, इसको प्लस, इसको माइनस, प्लस के सामने प्लस है, दोनों में क्या होगा सेम फेज, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, है ना, बिल्कुल। बात समझ में आ रही है। तो जो ये बनता है कुछ इस तरह से बनता है, ये ऐसा, ठीक है, आ रहा है समझ में, आ रहा है। तो ये क्या होगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह ये क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो कोई पूछे इसमें नोडल प्लेन बताओ, एनपी मतलब नोडल प्लेन, तो इसमें कितना होगा 0, कोई दिक्कत नहीं। 2pz क्या बनेगा, ये भी 2pz बनेगा, 2pz, लेकिन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस z है तो p पाई भी बना सकता है, सिग्मा भी, z तो क्या बनेगा सिग्मा, तो 2pz बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर इन दोनों में एक मिनट थोड़ा ठीक से होना है, तो ये है, ये जब कंबाइन करोगे दोनों के तो ये क्या है 2pz, और ये क्या है 2pz, ये लेट से प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, देखो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या होगा दोनों में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्या होगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो क्या होगा, ध्यान दो, ये कुछ इस तरह से बनता है, आया समझ में, ये नोडल प्लेन, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई, ठीक है। तो ये प्लस और ये माइनस, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस और ये प्लस और ये माइनस, कोई दिक्कत नहीं। तो कुछ ये इस तरह से बनता है। कोई पूछे इसमें नोडल प्लेन बताओ, तो एक ही नोडल प्लेन कितना होता है, एक, समझ में आया। उसी तरह क्या बच गया अपने पास 2px, तो ये 2px और ये, एक मिनट, ठीक है, ये दोनों कंबाइन करो, तो ये क्या है 2px है और ये क्या है 2px, तो जो दोनों मिलेंगे ये प्लस मान लो माइनस, ये मान लो प्लस, ये माइनस, सेम फेज, प्लस प्लस माइनस माइनस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जुड़ने के बाद कुछ यस प्लस प्लस और ये क्या होगा माइनस माइनस, ठीक है। तो देखो इनके बीच में अभी भी एक नोडल प्लेन आ रहा है, क्या रहा है नोडल प्लेन। तो कोई पूछे नोडल प्लेन, अच्छा इसका नाम तो बता सकते हो ना, क्या आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz, ये क्या हो जाएगा नोडल प्लेन। कोई पूछे एनपी बताओ, एक, ठीक है। 2px
पी से क्या बनता है, सिग्मा भी बनता है, पाई बनता है। इंटरनल एक्सिस जेड है जबकि ये एक्स है, एक्स है, तो क्या बनेगा, ये पाई बनेगा, पाई 2px इसका नाम होगा। ठीक है, ठीक है, सेम टू सेम यही चीज़ अगर ऐसे होता, ये प्लस माइनस दोनों कंबाइन करो और ये माइनस प्लस, तो ऑपोजिट हो गया, तो क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसमें क्या बनता है, ये कुछ इस तरह से बनता है, ध्यान से देखना, इस तरह से, इधर प्लस तो इधर भी प्लस, इधर माइनस माइनस। तो इस बार दो नोडल प्लेन, एक नोडल प्लेन ये, एक नोडल प्लेन ये। नोडल प्लेन कितना बनता है इसमें, 2, कितना बनता है, 2, क्योंकि ये 2px था, ये भी 2px, और ये क्या बन जाएगा, 2px बनेगा, लेकिन ये पाई स्टार बनेगा, क्या बनेगा, पाई स्टार। याद करो पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी सेम थी, तो सेम टू सेम y में भी हो सकता है, तो 2py, तो ये कंबाइन होकर क्या बनेगा, पाई 2py। बताया था ना, पाई 2px और पाई 2py डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब उनकी एनर्जी लेवल सेम होती है। इसी तरह पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। उसी तरह पाई स्टार 2px, अब पाई स्टार 2py, तो ये 2py मान लो, इसको भी क्या मान लो, 2py, तो ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, पाई स्टार 2py। इनकी एनर्जी लेवल क्या होती है, सेम होती है। बात समझ में आई। तो ये देखो, ये क्या थे, सब एटॉमिक ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, सब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आ रहा समझ में, आ रहा है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होता है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सबसे पहला मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कब बना, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, फिर सिग्मा 2pz, फिर सिग्मा स्टार 2pz, फिर पाई 2px और पाई 2px और पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए उतने क्या बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखो, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन हुए तो दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव कॉम्बिनेशन होगा, एक क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव। जो कंस्ट्रक्टिव होगा उसको BMO बोलेंगे, जो डिस्ट्रक्टिव होगा उसको ABMO बोलेंगे। BMO क्या है, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जबकि ABMO की स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। BMO बॉन्डिंग को सपोर्ट करता है, जबकि ABMO बॉन्डिंग को सपोर्ट नहीं करता है। बात समझ में आई। तो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से एटॉमिक ऑर्बिटल को कंबाइन करके हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया। अब इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना सीखेंगे। क्या सीखेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना। लेकिन उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे क्या होता है, ठीक है, ठीक है। अभी जो हमारे पास मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने हैं, अब इस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करना अब हम सीखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो कितने देखो, पूरे कितने बने 10 बने होंगे। कितने बनेंगे, 10। मैंने बताया था अप टू 20 इलेक्ट्रॉन तक हमारे सिलेबस में पढ़ना है, तो 20 इलेक्ट्रॉन तक हम पढ़ लेंगे उसको। 20 इलेक्ट्रॉन तक ही है, क्योंकि 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहे होंगे। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कितने आएंगे, 20 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हमें 20 तक ही पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। मिटा दो, मिटा दो। तो अब हम क्या सीखने वाले हैं, अब हम सीखने वाले हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग किस तरह से करते हैं। मिटा दो, मिटा दो। तो इसमें इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है, 2 केस होते हैं। अब उस दोनों केस पे हम डिस्कस करते हैं, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला केस नंबर 1 लिखेगा। क्या, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या, केस नंबर 1 जब Z क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू 7 हो। जब Z क्या होगा, लेस देन इक्वल्स टू 7 होगा, मतलब 40 इलेक्ट्रॉन्स या उससे कम, ठीक है, मतलब 40 इलेक्ट्रॉन्स या उससे कम। तो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल में Z 7 या 7 से कम हो, या इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हो, तो कौन सा हम, जैसे इसका एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे H2 हो, जैसे N2 हो, ठीक है, जैसे अपने पास He हो। आ रहा समझ में। तो ये इनका सबका एटॉमिक नंबर क्या है, 7 से कम है या 7 के बराबर है। तो इसमें जो कॉन्फिगरेशन यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर इनकी एनर्जी सिग्मा। देखो मैं लिख देता हूँ कॉन्फिगरेशन, क्या होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा 2s, फिर क्या बना था, सिग्मा स्टार 2s, है ना, बिल्कुल। फिर क्या बनेगा, पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर सिग्मा
2pz, फिर पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। क्या होता है? पाई स्टार 2py। ठीक है, ठीक है, आ रहा है समझ में? आ रहा है। और क्या बन जाएगा? सिग्मा स्टार 2pz। तो ये कन्फिग्रेशन होता है कब? केस 1 के लिए, जब z लेस देन या इक्वल टू 7 हो। ठीक है, ठीक है। सिग्मा 1 से ज़्यादा एनर्जी, सिग्मा स्टार 1 इसकी, इससे इसकी, इससे इसकी, इससे इसकी, इसकी इससे, और इस सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है? सिग्मा स्टार 2pz की। ठीक है, ठीक है, बात समझ में आई? आई। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। एक केस नंबर 2 बनता है। केस नंबर 2, जब z 7 से क्या हो? बड़ा हो, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो 14 से क्या हो? ज़्यादा हो। इलेक्ट्रॉन क्या है? 14 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। तो इस केस में थोड़ा सा वेरिएशन होता है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, और ये सिग्मा 2s, और ये सिग्मा स्टार 2s, है ना। फिर क्या आता है? सिग्मा 2pz, फिर पाई 2px इक्वल्स टू पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py, और फिर सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, ठीक है। तो जब z लेस देन इक्वल टू 7 हो तो देखो कुछ नहीं, अगर आप एक याद कर लिए तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। दूसरे केस में करना क्या है? इसको ना इससे पहले रख देना है। देखो यहाँ पे वेरिएशन यहाँ पे हो रही है ना, यहाँ पे क्या है? कहाँ गया? सिग्मा स्टार 2pz का पाई 2px आ रहा है, यहाँ सिग्मा के बाद बीच में क्या आ रहा है? सिग्मा 2pz। तो बस उसको उठा के इधर रख देना है। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? आया। तो इसकी कन्फिग्रेशन ऐसे की हुई, इसका रीजन दिया जाता है ड्यू टू sp मिक्सिंग। sp मिक्सिंग ये याद रखेगा, पूछ सकता है नीट में आपसे। ठीक है, ठीक है। तो इसका रीजन जो ये सिग्मा 2pz है, पाई 2px, पाई 2px के बाद क्यों आता है? तो इसका रीजन है ड्यू टू sp मिक्सिंग। क्या है? xp मिक्सिंग। ठीक है, ठीक है। जरा इसको ऑर्बिटल डायग्राम से समझते हैं। इसको हम ऑर्बिटल डायग्राम से समझते हैं। ये मिटा दो, ये मिटा दीजिए। इसको ऑर्बिटल डायग्राम से समझते हैं। ऑर्बिटल डायग्राम से कैसे समझोगे? ध्यान देना, अपने पास ऑर्बिटल डायग्राम। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास क्या है? एक एटॉमिक ऑर्बिटल है, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, एटॉमिक ऑर्बिटल और एटॉमिक ऑर्बिटल AO AO। ये क्या बनाएगा बीच में? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, ठीक है, आया समझ में? आया। मान लेते हैं 1s कंबाइन हुआ। क्या कंबाइन हुआ? 1s। ठीक है, ठीक है। तो अपने पास डब्बा एक बना लेते हैं, ये 1s का है, ये डब्बा भी 1s का है। दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बनाएंगे? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक ए एक ए। ठीक है, ठीक है। तो इसका नाम देखो 1s 1s, तो जो बनेगा s की कॉम्बिनेशन से सिग्मा 1s, और क्या बनेगा? सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, ठीक है। वैसे अपने पास 2s है, देखो सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर क्या बनेगा? 2s। तो अपने पास 2s का डब्बा बना लो। ठीक है, ये क्या बन गया? 2s। अपने पास क्या होगा? s की कॉम्बिनेशन से एक डब्बा और एक डब्बा यहाँ। ठीक है, ठीक है, आ रहा समझ में? आ रहा। तो ये क्या बनेगा? ये आ गया, ये तो ये क्या बनेगा? 2s सिग्मा 2s, इसको क्या बनेंगे? सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, ठीक है, क्योंकि सिग्मा 2s की एनर्जी कम है, सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी ज़्यादा है, तो सिग्मा स्टार 2s ऊपर। फिर क्या बनेगा? पाई 2px। क्या बनेगा? पाई। तो ये तो बीच में बनेगा, ये क्या बन गया? p। कौन सा p? 2p। क्या बन गया? 2p। इधर पे क्या बन जाएगा? 2p। p में कितने डब्बे होते हैं? 3, 2p। ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा? अब इनसे क्या बनेगा? पहले क्या बनेगा? पहले देखो बनेगा पाई 2px। ये किसके लिए बना रहा हूँ? ये z लेस देन इक्वल टू 7 के लिए। ठीक है, तो पाई 2px, तो पाई 2px और पाई 2py, तो x भी है y भी है, तो दो डब्बे आएंगे। ये क्या है? पाई 2px, इसकी एनर्जी लगभग पाई 2py, है ना? बिल्कुल, एक बन गया। फिर इसके बाद क्या आएगा? सिग्मा 2pz, तो ये क्या आ जाएगा? सिग्मा ये क्या आएगा? सिग्मा 2pz। समझ में आ रहा है? आ रहा है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फिर इससे ऊपर क्या बनेगा? इससे ऊपर बनेगा पाई 2px। क्या बनेगा? दो डब्बा, ये पाई 2px और ये पाई 2py। ठीक है, ये पाई स्टार है क्योंकि एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से एनर्जी ज़्यादा है, तो ये ऊपर आएगा। ठीक है, ठीक है। अब फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। बात समझ में आई? तो ये बन गया इनका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आ रहा समझ में? आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाओगे,
नीचे से ऊपर जाओगे तो एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, ठीक है। तो ये कहूँगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम। अब देखो अब इसी केस में क्या होगा, जब z लेस देन 7 होगा तो ये वाला चीज़ कहाँ आ जाएगी, ये वाला चीज़ नीचे आ जाएगा, जबकि ये वाला चीज़ कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। इन एक्चुअल होता क्या है ना कि इसको रहना चाहिए नीचे, क्या रहना चाहिए, नीचे। इसको इन एक्चुअल, जैसे मान लो, जैसे इसको मैं समझा देता हूँ, जैसे सिग्मा 2pz है, नीचे, ये नीचे है, तो ये सिग्मा स्टार 2px है और ये सिग्मा 2pz है, इस मार्कर सिग्मा 2pz है। तो इसके बीच में डिस्टेंस कम होता है, डिस्टेंस कम होने की वजह से रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने की वजह से एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से होता क्या है कि जो ये सिग्मा स्टार 2pz थोड़ा नीचे जाता है और ये सिग्मा 2pz थोड़ा कहाँ चलता है, ऊपर चल जाता है। बात समझ में आई? तो ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना दिया, उसको नोट करो, फिर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। नोट कर लो उसको, कर लिया नोट, कर लिया। तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, कुछ नहीं करना, ज़्यादा हमें मेहनत मशक्कत नहीं करनी। इसको मिटा दो क्योंकि यहाँ तक तो सेम ही है ना, यहाँ तक क्या है, सेम ही है। तो देखो यहाँ पे क्या है अपने पास, ये अपने पास 2p है, ये यहाँ तक तो सेम है, यहाँ तक सेम है। फिर क्या, सिग्मा 2pz बनाना है, तो यहाँ पे ले लो ये एक डब्बा सिग्मा 2pz, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बनाना, पाई, फिर क्या बनाना है, पाई। पाई में 2 डब्बे हैं, 2 डब्बे, एक का नाम पाई 2px, दूसरे 2 डब्बे हैं, दूसरे का पाई 2py, फिर पाई स्टार, तो इसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, 2 डब्बे हैं, पाई स्टार 2px इक्वल्स टू पाई स्टार 2py। ठीक है, फिर क्या है, सिग्मा स्टार, ये क्या है, सिग्मा स्टार 2pz, कोई दिक्कत, 1 मिनट, ये इधर और ये इधर। ठीक है, ठीक है, आया समझ में, आया। तो ये इसका ऑर्बिटल डायग्राम बन गया, कोई दिक्कत नहीं। नोट करो, आगे बात करते हैं। कर लिया। तो ये दोनों केस आपको, दोनों कॉन्फ़िगरेशन याद होना चाहिए। अगर ये कॉन्फ़िगरेशन याद नहीं हुआ तो आपको बाद में दिक्कत होगी। ठीक है, क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, फिर मिटा दीजिए। नेक्स्ट देखो, अगला चीज़ समझो, अगला चीज़, अब इसके एप्लीकेशंस क्या है, एप्लीकेशन है ना, MO2 के एप्लीकेशंस क्या हैं, MO2 से क्या एप्लीकेशन मिलता है हमें। सबसे पहला चीज़ बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, 1/2 NB माइनस Na, जहाँ NB का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग। ठीक है, और Na का मतलब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। ठीक है। दूसरा चीज़ समझो, अगर NB बड़ा होगा Na से, मॉलिक्यूल स्टेबल होगा और ये एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा, एग्जिस्ट। अगर NB छोटा या बराबर हो गया Na के, तो ये मॉलिक्यूल नॉट स्टेबल और ये डज नॉट एग्जिस्ट। अब इस पे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है। दूसरी बात, जो बॉन्ड ऑर्डर होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड ऑर्डर, BO का मतलब बॉन्ड ऑर्डर है। ठीक है, BO मतलब बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तीसरा चीज, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, सेम। ठीक है, तो बॉन्ड स्टेबिलिटी, ठीक है, वो ज़्यादा होगी किसमें, जिसमें नंबर ऑफ Na, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, Na। बॉन्ड ऑर्डर अगर सेम आ गया तो बॉन्ड स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया तो बॉन्ड स्टेबिलिटी ज़्यादा उसकी होगी जिसका Na इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, कम होंगे। जिसमें Na इलेक्ट्रॉन्स क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग। जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग कम होंगे उसकी बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी।
कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन है। अब इन एप्लीकेशन पे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जितना आज पढ़ाया उसका रिवीजन करना है, और इस रिवीजन में जो इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।